हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 3 नवंबर 2024, दिन रविवार, बांग्ला 17 कार्तिक, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड के विकास के लिए हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से मांगे 1,36,000 करोड़। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए महत्वपूर्ण मांग उठाई है। मुख्यमंत्री ने एक्स, पूर्व में ट्विटर पर लिखा, आज प्रधानमंत्री झारखंड आ रहे हैं। मैं पुनः उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हम झारखंडियों का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए हमें लौटा दें। यह राशि झारखंड एवं झारखंडियों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने भाजपा के सांसदों से भी अपील की कि वे इस बकाया राशि को दिलाने में उनकी मदद करें। सोरेन ने कहा कि इस राशि की वापसी से झारखंड के विकास को गति मिलेगी और राज्य के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। 1 महीने पहले चुनाव कराना, आयोग अब केंद्र सरकार के हाथों में है। हेमंत सोरेन। शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी के तोरपा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुदीप गुड़िया के पक्ष में वोट देने की अपील की और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया। सीएम सोरेन ने कहा, हमारी सरकार के कार्यकाल में 1 महीना और बचा था, लेकिन चुनाव आयोग ने अचानक चुनाव कराने का निर्णय लिया। ये सभी संस्थाएं केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं और विरोधियों को परास्त करने के नए षड्यंत्र रच रही हैं। उन्होंने चेताया कि भाजपा केवल समाज में विद्वेष फैलाने का काम कर रही है और इसका मुख्य उद्देश्य धन और शक्ति अर्जित करना है। उन्होंने आगे कहा, 13 तारीख को इस क्षेत्र में चुनाव है। आपके वोट का महत्व है और यह आपका अधिकार है। इसे कोई छीन नहीं सकता। सीएम ने लोगों को याद दिलाया कि महागठबंधन के उम्मीदवार विभिन्न क्षेत्रों में खड़े हैं और उन्हें एकजुट होकर वोट देने की आवश्यकता है। सोरेन ने यह भी बताया कि कैसे राज्य के खनिज संपदा का लाभ बड़े व्यापारी उठा रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग गरीब होते जा रहे हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान महिलाओं की मदद के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की और कहा कि यदि उनकी सरकार दोबारा बनती है तो हर महिला के खाते में 1 लाख रुपए पहुंचाने का वादा किया। उन्होंने अंत में कहा कि उनकी सरकार ने राशन कार्ड वितरण और बिजली बिल माफ करने जैसी कई योजनाएं चलाई हैं और जनता से एकजुट होकर मतदान करने की अपील की, ताकि राज्य की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया जा सके। आज सीएम हेमंत सोरेन रंका में, 4 को कल्पना सोरेन चिनिया में करेंगे मिथिलेश ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के स्टार प्रचारक और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा विधायक कल्पना सोरेन गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के रंका और चिनिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 नवंबर रविवार को रंका में उच्च विद्यालय रंका के मैदान में सुबह 11 बजे सभा करेंगे। वहीं कल्पना सोरेन 4 नवंबर सोमवार को चिनिया के चिरका स्थित ITI के मैदान में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी। दोनों स्टार प्रचारक गढ़वा विधायक और झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। झामुमो के जिलाध्यक्ष तनवीर आलम ने बताया कि इन कार्यक्रमों की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यक्रमों में हजारों की संख्या में ग्रामीण, खासकर महिलाएं, शामिल होकर कार्यक्रमों को ऐतिहासिक बना चुकी हैं। इसी प्रकार की सफलता आगामी जनसभाओं में भी देखने को मिलेगी। तनवीर आलम ने यह भी कहा कि मंत्री ठाकुर के समर्थन में जनता का प्यार और जन समर्थन देखकर यह निश्चित है कि चुनावी जीत ऐतिहासिक होगी। गढ़वा विधानसभा में इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता ऐतिहासिक जीत के लिए तैयार हैं और मंत्री ठाकुर का चुनावी अभियान बेहद महत्वपूर्ण होगा।
रांची समेत झारखंड के कई जिलों में डोली धरती। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3। झारखंड के कई जिलों में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजधानी रांची, चाईबासा और जमशेदपुर में धरती हिली, जिसमें रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। यह झटका लगभग 5 सेकंड तक जारी रहा। घरों से बाहर भागे लोग। भूकंप के झटके के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। रांची के तमाड़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जबकि चाईबासा के चक्रधरपुर में लोगों में भय व्याप्त हो गया। हालांकि भूकंप के बाद अभी तक किसी भी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर ब्रह्मा कुमारी शिवानी पहली बार आ रही हैं रांची। जानें कैसे कार्यक्रम में हो सकेंगे शामिल। विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर ब्रह्मा कुमारी शिवानी पहली बार रांची में पधार रही हैं। उन्हें 2019 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया था। 1 दशक से अधिक समय से बी के शिवानी ने अपने आध्यात्मिक विचारों के माध्यम से लोगों को चिंता, तनाव, गंदी आदतें, नाखुश रिश्ते और आत्मसम्मान से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद की है। क्या है उत्सव हर पल कार्यक्रम? इस विशेष अवसर पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा उत्सव हर पल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 10 नवंबर 2024 को हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव, रांची में संध्या 4 बजे से शुरू होगा। सभी प्रतिभागियों को कार्यक्रम के लिए 3:30 बजे तक पहुंचने की सलाह दी गई है, जहां मेडिटेशन सत्र भी चलाया जाएगा। यह कार्यक्रम मानवता की सेवा में एक महत्वपूर्ण पहल है और ब्रह्मा कुमारी शिवानी के विचारों का लाभ उठाने का यह सुनहरा अवसर है। ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। पंजीकरण लिंक बी के शिवानी रांची और रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन के लिए सहायता के लिए संपर्क करें 8709196776 और 9 हेमंत सरकार ने केंद्र से मिलने वाली मदद को अहंकार के चलते ठुकराया। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स, पूर्व में ट्विटर पर साझा पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड को 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन राज्य सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। मरांडी का आरोप है कि इस प्रस्ताव से झारखंड के 10,000 युवाओं को नौकरी मिल सकती थी। उन्होंने कहा, कहीं इसका श्रेय केंद्र की मोदी सरकार को न चला जाए, इसलिए हेमंत सोरेन ने नौकरियों और राज्य की प्रगति को दांव पर लगा दिया। उन्होंने आगे बताया कि केंद्र सरकार ने देश भर के सभी राज्यों के लिए पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव दिया था, जिसमें राज्य सरकारों से योजनाएं मांगी गई थीं। लेकिन झारखंड सरकार ने इस प्रस्ताव के लिए कोई योजना नहीं भेजी, जो कि बेहद चिंताजनक है। मरांडी ने कहा कि इस प्रस्ताव के जरिए 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते और झारखंड के पर्यटन क्षेत्र में लगभग 15% की वृद्धि होती। उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्षों में ऐसी कई योजनाएं हैं जिन्हें राज्य सरकार ने केंद्र से मिलने वाली मदद को अपने अहंकार के चलते ठुकरा दिया है। उनका कहना था, जहां एक ओर प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी के झूठे वादे युवाओं की कमर तोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आपकी नकारात्मक राजनीति ने झारखंड के लाखों परिवारों को बेरोजगारी और भुखमरी का सामना करने को मजबूर कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने और अपने व्यक्तिगत लाभ में मशगूल हैं, जबकि झारखंड के विकास और भविष्य की परवाह नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जनता उचित सबक सिखाएगी। रांची में दिवाली की रात 65.88% अधिक ध्वनि प्रदूषण हुआ। वायु गुणवत्ता भी हुई खराब। राजधानी रांची में दिवाली की रात ध्वनि प्रदूषण का स्तर सामान्य से 65.88% अधिक दर्ज किया गया।
दिवाली शांत क्षेत्र में अधिकतम मानक 15 डेसिबल के मुकाबले गुरुवार रात 74% 65 डेसिबल तक ध्वनि रिकॉर्ड की गई। यह आंकड़ा 24 अक्टूबर को दर्ज किए गए स्तर से 5.27% अधिक है, जब ध्वनि 70.91 डेसिबल रही थी। 2 घंटे ही जलाने थे पटाखे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जेएसपीसीबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार डोरंडा इलाके में शाम 6 बजे से आधी रात के बीच 74.65 डेसिबल का औसत ध्वनि प्रदूषण रहा। दिवाली अल्बर्ट एक्का चौक पर यह 73.3 डेसिबल, जबकि अशोकनगर में 52.28 डेसिबल दर्ज किया गया। दिवाली ध्यान रहे कि बोर्ड ने पटाखे फोड़ने के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया था और 125 डेसिबल से अधिक उत्सर्जन वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध है। अल्बर्ट एक्का चौक पर PM10 4 गुना ज्यादा। दिवाली पर रांची में वायु गुणवत्ता भी चिंताजनक रही। दिवाली अल्बर्ट एक्का चौक पर सुबह 6 बजे से अगले सुबह 6 बजे के बीच औसत PM10 का स्तर 404.7 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था, जो कि 100 माइक्रोग्राम की सीमा से 4 गुना अधिक है। दिवाली PM 2.5 का स्तर भी 198.3 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया, जो स्वीकार्य सीमा से काफी अधिक है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? विशेषज्ञों का मानना है कि हर साल दिवाली के अगले दिन वायु गुणवत्ता सामान्य स्तर पर लौट आती है और इस बार भी ऐसा होने की उम्मीद है। जेएसपीसीबी के सदस्य राजीव लोचन बवशी ने कहा कि दिवाली के दौरान वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, लेकिन इसके बाद स्थिति में सुधार होता है। भाजपा ने चुनाव आयोग के ऐप को हैक किया। शिवपूजन मेहता हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और बसपा प्रत्याशी कुशवाहा शिवपूजन मेहता इन दिनों चुनावी राजनीति में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर चुनाव आयोग के ऐप को हैक करने का गंभीर आरोप लगाया है। शिवपूजन मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के सामने सबूत पेश करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने निर्देशित किया था कि किसी भी पार्टी के कार्यक्रम के लिए 7 दिन पहले अनुमति लेनी होगी, लेकिन भाजपा ने 30 अक्टूबर को ही हुसैनाबाद अनुमंडल के मुख्य मैदान को 9, 10 और 11 नवंबर के लिए बुक कर लिया है, जिससे अन्य दलों को सभा करने की अनुमति नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा, 1 नवंबर की तिथि में यह ऐप 7 नवंबर तक ही खुला था, लेकिन भाजपा के लिए यह ऐप 7 नवंबर से आगे की तारीख के लिए कैसे खुला? इस पर उन्होंने इसे लोकतंत्र पर आघात और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला बताया। कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने यह भी कहा कि यह बसपा या उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने वालों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे एक मंच पर आकर इस मुद्दे के खिलाफ लड़ाई लड़ें। शिवपूजन मेहता ने चेतावनी दी कि अगर 2 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला या कोई जांच और कार्रवाई नहीं की गई तो वे हुसैनाबाद रिटर्निंग ऑफिसर के सामने धरना देंगे। शिवराज सिंह ने शिव परिवार से की मुलाकात, दिवाली की दी बधाइयां। भाजपा झारखंड प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 2 नवंबर को शिव शिष्य हरिंद्रनाथ फाउंडेशन के अध्यक्ष दीदी बरखा सिन्हा और अर्चित आनंद जी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूरे शिव परिवार को दिवाली की बधाई दी। श्री चौहान ने इस अवसर पर दिवाली के त्योहार का महत्व और भाईचारे को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमारे जीवन में प्रकाश और समृद्धि लाए। दीदी बरखा सिन्हा और अर्चित आनंद ने भी शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया और उनकी शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। हेमंत सरकार ने भ्रष्टाचार में स्थापित किया कीर्तिमान, मंत्री अधिकारी मचा रखे हैं लूट। गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। भारत सरकार राज्य के विकास के लिए फंड दे रही है। राज्य सरकार के पास विकास का कोई विजन नहीं है। पूरे प्रदेश में लूट मची हुई है। हेमंत सरकार ने भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित किया है। चाहे विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षा हो या शुद्ध पेयजल के लिए नल जल योजना हो, सड़क, बिजली, सभी कल्याणकारी योजनाओं में सरकार के मंत्री व अधिकारी लूट मचा रखे हैं। ये बातें भारतीय जनता पार्टी के गौरव वल्लभ ने प्रेस वार्ता में कहीं।
मोदी सरकार ने झारखंड को दिए 57,301 करोड़। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए झारखंड सरकार को दिया है। सरकार खर्च करने में सक्षम नहीं है। कुल मिलाकर अभी तक इन 10 वर्षों में मोदी सरकार से 57,301 करोड़ रुपए झारखंड सरकार को मिला है। श्री वल्लभ ने कहा कि रेलवे से 37,972 करोड़ रुपए राज्य सरकार को मिला। झारखंड में सड़क पर केंद्र सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए 917 करोड़ भारत सरकार ने दिए हैं। हेमंत सरकार नल जल योजना की कुल राशि 11,000 करोड़ में मात्र 5.45 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई है। इस सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं है। 23 नवंबर को झारखंड की जनता एक ईमानदार सरकार एनडीए गठबंधन को देने जा रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने डिजिटल डकैती की है। किसान अपनी फाइल में खेत का कागज ढूंढ रहे हैं। ऑनलाइन किसी और का नाम चढ़ गया है। केंद्र द्वारा भेजे गए 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च क्यों नहीं हुए? एक तरफ नीति नेता और नीयत मोदी जी की है, वहीं दूसरी ओर नीति बेल बाउंड पर है। इस मौके पर भाजपा नेता जोगेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा भी उपस्थित थे। बीजेपी के प्रणव वर्मा और आजसू के विकास राणा जामुमो में हुए शामिल। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय रतिलाल वर्मा के बेटे प्रणव वर्मा, प्रवक्ता अनुसूचित मोर्चा बीजेपी, और विकास राणा, केंद्रीय प्रवक्ता आजसू पार्टी एवं प्रदेश अध्यक्ष विश्वकर्मा समाज, ने शनिवार को झामुमो में शामिल हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित आवास पर अपनी सदस्यता ग्रहण की, जिसमें उनके सैकड़ों समर्थक भी शामिल हुए। झामुमो में शामिल होने वाले प्रमुख सदस्यों में आनंद सिंह, केंद्रीय सदस्य आजसू पार्टी, जितेंद्र कुमार, अजय कुमार, विवेक कुमार राणा, अफ्ताब आलम, अविनाश कुमार सिन्हा, ओम प्रकाश देव, अवध किशोर साव, धीरेन्द्र सिंह, विजय कुमार, अनूप कुमार सिंह, सुनील राजा और कारू शर्मा शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार सभी समुदायों और वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित है और इस सामूहिक समर्थन से झारखंड को नई दिशा में ले जाने की प्रतिबद्धता और सुदृढ़ होगी। नामकुम में ट्रक भरकर अवैध शराब बरामद, 3 गिरफ्तार। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रखा है। इसी कड़ी में उत्पाद विभाग की टीम नामकुम थाना क्षेत्र में छापेमारी की। टीम ने हाईटेंशन मैदान के सामने स्थित साईं मंदिर के बगल से एक ट्रक में अवैध विदेशी शराब बरामद की। छापेमारी के दौरान टीम ने 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने सिटी एसपी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों को किया ब्रीफिंग, दिए कई दिशा निर्देश। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए रांची पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जमीनी से लेकर हवाई मार्ग तक एक-एक बिंदुओं पर सतर्कता के साथ काम कर रही है। शनिवार को बाहर से आए केंद्रीय सुरक्षा बलों को ब्रीफिंग मोहराबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में दिया गया। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने खुद केंद्रीय सुरक्षा बलों को ब्रीफ कर एक-एक बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध माहौल दिखे तो अविलंब वरीय अधिकारियों को सूचित करे। इस दौरान सैप, आरपीएफ, आरपीएसएफ, सीआरपीएफ की कंपनी शमी थे। वहीं सभी कंपनी के नोडल अधिकारी भी मौजूद थे। सरकार की प्राथमिकता ही मेरी प्राथमिकता होगी। अलका तिवारी। अलका तिवारी 1988 बैच की आईएएस ने झारखंड के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करते हुए कहा है कि वर्तमान समय में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इसलिए पद पर रहकर प्राथमिकता बताना उचित नहीं है। जैसे ही सरकार का गठन हो जाता है और सरकार के अनुकूल जनहित में काम करना ही उनकी प्राथमिकता होगी। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही राज्य में नई सरकार का गठन हो जाएगा, वो सरकार की योजनाओं की प्राथमिकता के अनुसार काम करेंगी। जामताड़ा से प्रत्याशी इरफान अंसारी पर प्राथमिकी को लेकर आवेदन, सीता की बेटी जयश्री ने एसटी थाना में दिया आवेदन। जामताड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी सह निवर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। शनिवार को भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन की पुत्री
जयश्री सोरेन ने जामताड़ा एसटी थाना में इरफान अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया। छोटी बहन विजयश्री सोरेन स्थानीय भाजपा नेत्री सुजाता भैया व अन्य आदिवासी महिला कार्यकर्ताओं के साथ थाना पहुंची और आवेदन जमा किया। इस बाबत जयश्री सोरेन ने कहा कि मेरी मां सीता मुर्मू जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं तथा उनकी प्रतिद्वंदिता वहां के निवर्तमान विधायक इरफान अंसारी से है। मैं और मेरा परिवार अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत संथाल जाति से संबंधित है, जबकि इरफान अंसारी मुसलमान हैं तथा दबंग एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। बताया कि 27 अक्टूबर को समाचार वाला नाम के चैनल को दिए गए इंटरव्यू को अपलोड किया गया, जिसमें इरफान अंसारी ने हाल ही में मेरी मां सीता मुर्मू को रिजेक्ट माल जैसे अभद्र शब्द का प्रयोग कर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया था। उसी के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए पुनः इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पर मेरी मां के बारे में बयान दिया कि विधानसभा अध्यक्ष रवि महतो ने उन्हें बताया है कि उनके 19 वर्षीय बेटे को सीता मुर्मू की 2 पुत्रियों ने फंसाया है, इसलिए उन लोगों से बच के रहिए। यह पोस्ट देखने के बाद सार्वजनिक रूप से समाज एवं परिवार के कई लोगों ने मुझे एवं मेरे परिवार के सदस्यों को सूचित किया तथा मैं एवं मेरी बहन एवं मां ने भी अपने को अपमानित महसूस किया। इससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। यह बयान जानबूझकर सोची समझी आपराधिक साजिश के तहत एक अनुसूचित जनजाति के महिला की छवि धूमिल करने तथा सामाजिक रूप से अपमानित करने के उद्देश्य से दिया गया है। कहा कि इसके लिए इरफान अंसारी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस संबंध में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कांड दर्ज करते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। भाकपा माले ने जारी किया संकल्प पत्र, जनता से किए ये वादे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाकपा माले ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में 5 प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है, जो राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। संकल्प पत्र के अनुसार पहला बिंदु झारखंडी हितों पर हो रहे हमलों का जवाब देना है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि झारखंड को कॉरपोरेट का कौर नहीं बनने दिया जाएगा। दूसरे बिंदु में स्थानीय लोगों और रोजगार को झारखंडियों का मूल अधिकार बताया गया है। तीसरे बिंदु में शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद के लिए बजट राशि बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही स्कीम वर्कर्स को नियमित करने का मुद्दा भी उठाया गया है। चौथे बिंदु में जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया। मांडू विधानसभा के अभ्यर्थियों को मिले प्रतीक चिन्ह। मांडू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 29 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक कुल 20 अभ्यर्थियों ने 48 नामांकन पत्र दाखिल किए। 30 अक्टूबर को हुई स्क्रूटनी में 19 नामांकन पत्र वैध पाए गए, जबकि एक अभ्यर्थी अमरेंद्र नारायण का नामांकन पत्र अस्वीकृत हो गया। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 1 नवंबर को एक अभ्यर्थी मानिक चंद महतो ने अपने नामांकन को वापस लिया। इस प्रकार 18 अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ने के लिए योग्य पाए गए हैं। 1 नवंबर को निर्वाचन आयोग द्वारा सभी योग्य अभ्यर्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतीक चिन्ह आवंटित किए गए। प्रतीक चिन्ह इस प्रकार हैं: जयप्रकाश भाई पटेल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाथ; निर्मल महतो, आजसू पार्टी, केला; सुशील कुमार, बहुजन समाज पार्टी, हाथी; जागो साव, लोकहित अधिकार पार्टी, सेब; बिहारी कुमार, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, कैंची; मो महमूद आलम, राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा, एयर कंडीशनर; मुख्तार खान, आपकी विकास पार्टी, बाल्टी; मोहम्मद अब्दुल्लाह हवारी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, घड़ी; मोहम्मद नजीर अंसारी, आजाद समाज पार्टी, कांशीराम, केतली; मोहम्मद सलमान अंसारी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक; फलों से युक्त टोकरी, अनुज कुमार राय, निर्दलीय, अलमारी; आनंद सोरेन, निर्दलीय, कोट; जयनंदन साहू, निर्दलीय, बल्ला; प्रदीप मुंडा, निर्दलीय, चप्पलें; बिपिन कुमार सिन्हा, निर्दलीय, बल्लेबाज; महेश तिग्गा, निर्दलीय, फूलगोभी; रंजीत कुमार सोरेन, निर्दलीय, ऑटो रिक्शा; संजय कुमार मेहता, निर्दलीय, हेलमेट।
हिंदू बटेंगे तो इरफान अंसारी और आलमगीर आलम जैसे लोग राज करेंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा। पलामू। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलामू के पांकी में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव में डॉक्टर शशिभूषण मेहता के लिए वोट देने की अपील की और राज्य के हालात पर चिंता जताई। शर्मा ने कहा, बीते 4 महीने से झारखंड का दौरा कर रहा हूं। संथाल परगना में जनसंख्या के आंकड़े चिंताजनक हैं। 1951 में यहां की जनसंख्या का 90% हिंदू था, जो अब घटकर 13-60% रह गया है। वहीं मुसलमानों की आबादी 37% तक पहुंच गई है। यह बांग्लादेश से हो रहे घुसपैठियों का नतीजा है, जिस पर हेमंत सोरेन की सरकार मौन है। उन्होंने आगे कहा, अगर यह सिलसिला जारी रहा तो झारखंड में हिंदुओं की आबादी 50% से भी कम हो जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो हम सभी घुसपैठियों को कानून के तहत निकालेंगे। यह चुनाव हमारी अस्मिता की लड़ाई है। शर्मा ने झारखंड सरकार के वादों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो सीजीएल परीक्षा को रद्द कर एक नई परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारी सरकार बुजुर्गों के लिए 2100 रुपये पेंशन की शुरुआत करेगी और माताओं को गैस सिलेंडर सस्ते दाम पर उपलब्ध कराएगी। सभा के अंत में शर्मा ने हिंदू समुदाय से एकजुट रहने की अपील की। हिंदू एक रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम बंटे तो इरफान अंसारी और आलमगीर आलम जैसे लोग राज करेंगे। बोकारो में कोल इंडिया का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। बोकारो के बेरमो कोयलांचल में सीसीएल बीएंडके के जीएम कार्यालय परिसर में कोल इंडिया का 50वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कोल इंडिया के ध्वजारोहण और कॉरपोरेट गीत के गायन से की गई। इस अवसर पर एरिया जीएम रामाकृष्णा ने एनसीडीसी के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, एनसीडीसी ने कोल इंडिया को एक मजबूत आधार प्रदान किया है। हमारे मार्गदर्शन और अनुभवों की बदौलत कंपनी देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। साथ ही सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत प्रभात फेरी भी निकाली गई। कार्यक्रम में क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक जी चौबे, एसओ ईएनडीएम जय शंकर प्रसाद, एसओ शंभूनाथ झा, बी के ठाकुर, एसओपी विनय रंजन, एसओसी सतीश कुमार, कार्मिक प्रबंधक पीएन सिंह सहित कई यूनियन प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। प्रेक्षकों ने देवघर, सारठ और मधुपुर में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। देवघर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर ने देवघर विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक एल लेम्बारितिक, सारठ विधानसभा के प्रेक्षक अनिल सुचारी और मधुपुर के प्रेक्षक लाठकर श्रीकेश बालाजी राव के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक की और तीनों विधानसभा में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। डीसी ने निर्वाचन कार्यों के साथ मतदान और मतगणना को लेकर की गई तैयारियों से सभी सामान्य प्रेक्षक को अवगत कराया। सामान्य प्रेक्षकों ने चुनाव प्रक्रिया के सफल आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। साथ ही प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया ताकि मतदान केंद्रों पर चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसके अलावा बैठक के दौरान ईवीएम, वीवीपैट कोषांग, वाहन कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग, मीडिया सह एमसीएमसी कोषांग, व्यय कोषांग, स्वीप कोषांग द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित कोषांग के नोडल पदाधिकारी को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग से उनके कोषांग से संबंधित जारी किए गए मैन्युअल को अच्छी तरह से पीआरएच लेने एवं कार्यों के दौरान निर्वाचन आयोग से जारी सभी दिशा निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त नवीन कुमार, अपर समाहर्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, स्थापना उप समाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी एवं संबंधित कोषांग के नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे। सुदेश महातो का पाकुड़ में आगमन, चुनावी तैयारियों पर चर्चा। पाकुड़ में आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महातो शनिवार को हेलीकॉप्टर से पाकुड़ पहुंचे।
जहां समाहरणालय समीप बने हेलीपैड पर आजसू के विधानसभा प्रत्याशी अजहर इस्लाम ने उन्हें फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष आलमगीर आलम, भाजपा जिला अध्यक्ष अमृत पांडे, बाबू पाल, भाजपा और आजसू पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सुप्रीमो सुदेश महातो ने होटल आर के पैलेस में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ विशेष बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पाकुड़ विधानसभा प्रत्याशी अजहर इस्लाम को भारी मतों से जीताने की अपील की और उन्हें विधानसभा पहुंचाने का संकल्प दिलाया। महतो ने कहा कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और इसी दिशा में पाकुड़ विधानसभा सीट पर जीत सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में भाजपा के प्रभारी पदाधिकारी और महिला मंडली की पदाधिकारी भी मौजूद रहीं। ईवीएम का द्वितीय रैंडमाइजेशन राजनीतिक दलों की उपस्थिति में किया गया। हजारीबाग विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के तहत हजारीबाग में सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी और संबंधित आरओ की उपस्थिति में ईवीएम का द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया। इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने प्रक्रिया को समझते हुए इसमें भाग लिया। यह कार्यक्रम एनआईसी सभागार में संपन्न हुआ, जहां बूथवार ईवीएम आवंटन किया गया। इस दौरान जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों बरकट्ठा, बरही, मांडू और हजारीबाग के लिए 1866 मतदान केंद्रों पर ईवीएम आवंटन सुनिश्चित किया गया, जिसमें 470 ईवीएम बरकट्ठा, 400 बरही, 510 मांडू और 486 हजारीबाग के मतदान केंद्रों के लिए निर्धारित किए गए। रैंडमाइजेशन से पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और उनकी उपस्थिति में यह प्रक्रिया संपन्न हुई। रैंडमाइजेशन के बाद अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रत्याशियों से आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों पर भी चर्चा की और उन्हें इसकी जानकारी दी। चुनाव आयोग के आदेश के 5 दिन बाद भी देवघर एसपी नहीं हटाए गए। निशिकांत दुबे। देवघर चुनाव आयोग के आदेश के बाद भी देवघर एसपी को नहीं हटाए जाने के मामले में अब राजनीति गरमाने लगी है। शनिवार को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि देश में ऐसा पहली बार हुआ है जहां चुनाव आयोग के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। 5 दिन पहले चुनाव आयोग ने देवघर एसपी को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक प्रेसवार्ता तक देवघर एसपी अपने पद पर बने हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड राज्य संवैधानिक तौर पर नहीं चलता क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री मूर्ख हैं। राज्य के हालात गृह युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। हेमंत सोरेन एंटी शेड्यूल कास्ट और एंटी शेड्यूल ट्राइब हैं। खुद को जेल जाने से बचाने के लिए अधिकारियों से फाइलों की उलटफेर करा रहे हैं। चुनाव आयोग से आग्रह है कि इस मामले में एक्शन लें और आयोग की गरिमा को बरकरार रखें। निशिकांत दुबे ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि ऐसे अधिकारियों को निलंबित कर बर्खास्त किया जाए, नहीं तो आम जनता को चुनाव आयोग से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि जब चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन न हो रहा तो राज्य में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा। राज्य सरकार अब तक इस मामले में नए देवघर एसपी का नाम तक फाइनल नहीं कर पाई है। इसका मतलब यही है कि झारखंड में कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। देवघर एसपी को हटाने के आदेश के बाद आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य में एससी, एसटी के अधिकारियों को निशाना बनाया गया है। मेरा मुख्यमंत्री से सवाल है कि सुखदेव सिंह जो मुख्य सचिव थे वो शेड्यूल कास्ट थे, उन्हें किसने हटाया था। यूपीएससी से 2 साल के लिए अजय कुमार सिंह डीजीपी बनाए गए थे जो एससी थे, जिन्हें हटाकर अनुराग गुप्ता को डीजीपी बना दिया गया था। द्वितीय चरण के 38 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 528 उम्मीदवार के रवि कुमार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसके उपरांत 38 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 528 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उसमें पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 472 है, महिला उम्मीदवार 55 हैं और एक प्रत्याशी ट्रांसजेंडर हैं। उन्होंने बताया कि कुल 528 प्रत्याशियों में से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी से 73 उम्मीदवार हैं, जिनमें 60 पुरुष और 13 महिला हैं।
उसी तरह मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय झारखंड की पार्टियों ने कुल 28 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनमें 23 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। दूसरे राज्यों की मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टियों ने 34 लोगों को प्रत्याशी बनाया है। उनमें 32 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। वहीं पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने कुल 136 प्रत्याशी दिए हैं, जिनमें 126 पुरुष, 9 महिलाएं और एक प्रत्याशी ट्रांसजेंडर है। द्वितीय चरण के चुनाव में कुल 207 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उनमें 231 पुरुष और 26 महिलाएं शामिल हैं। अजय नाथ शाहदेव ने हटिया में किया चुनाव प्रचार, कहा, जनता एक मौका दें। कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ शाहदेव ने हटिया विधानसभा के अनेक स्थानों में पदयात्रा और बैठक कर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान हटिया, लालगुटवा, हिनू बस्ती, डिबड़ीह, कुटे, लाभेद, तिरील, छोटा घाघरा, सेक्टर 2 सहित अन्य स्थानों में चुनाव प्रचार कर वोट मांगा। उन्होंने बिरसा चौक में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया। साथ ही तुपुदाना में झामुमो के कार्यकर्ताओं की एक बैठक में भी शामिल हुए। शाहदेव ने कहा कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य, अच्छे सरकारी अस्पताल, अच्छे सरकारी स्कूल और हटिया के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें इस बार एक मौका दें। उन्होंने कहा कि हटिया की जनता अब बदलाव चाहती है और वे उन्हें एक बेहतर और विकसित हटिया देना चाहते हैं। वे हटिया विधानसभा के प्रत्येक लोगों के चेहरे पर मुस्कान और खुशियां बिखेरना चाहते हैं। इसलिए इस बार हाथ छाप पर वोट देकर कांग्रेस पार्टी को वोट दें और उन्हें जिताएं।